नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में आज से क्लास 9th की बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, भारत का आकार और उसकी अवस्थिति, यानी इंडिया के साइज और उसके लोकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास 6, 7th, 8th की बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ सबसे ध्यान देने की बात यह है कि मैं अब तक आपसे कहता चला आ रहा था कि 6, 7th, 8th हमको क्यों पढ़ना चाहिए। ये हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, चीज़ों के बारे में हमको यहाँ से पता चलता है। और मैंने आपसे ये भी कहा था आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप फर्दर क्लासेस की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी अब हम 9th क्लास पर आ चुके हैं और यहाँ से आपको एडवांस मोड देखने को मिलेगा ज्योग्राफी का। जनरली जब हम एनसीईआरटीज नहीं पढ़ते हैं और किसी भी बुक से, किसी भी अदर बुक से जो मार्केट में अवेलेबल हैं वहाँ से अपना ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, तो जनरली हम यहीं से पढ़ते हैं। यानी हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, भारत का आकार और उसकी अवस्थिति पढ़ते हैं। 6, 7th, 8th में आपने क्या क्या सीखा, 6, 7th, 8th में किन किन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, किन किन चीज़ों के बारे में हमने एक्सप्लेन किया, वो सारी चीज़ें यहाँ डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होंगी। यानी जो भी शब्द यहाँ पे यूज होंगे अब उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूँ आपने क्लास 6, 7th, 8th को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो उन चीज़ों को डायरेक्टली यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और 9th क्लास से आपको बड़ा सीरियस होकर के ये ज्योग्राफी पढ़नी है। यहाँ से जो स्टार्ट होता है, जैसे 9th क्लास को स्पेशली अगर मैं 9th क्लास की कहूँ तो पहला चैप्टर है आपका भारत, आकार और उसकी अवस्थिति। दूसरा है आपका भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है, भारत का जो भौगोलिक विभाजन है किन किन चीज़ों में किया गया है। इसके बाद में आपका अपवाह तंत्र आता है, जिसमें सभी नदी तंत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो 9th क्लास की बुक है ना, ये आपका, मैं मान सकता हूँ अगर आप एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मोर देन 70% पार्ट जो है वो 9th क्लास, केवल 9th क्लास यहाँ से आपको देगी। और अगर ये आप स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ठीक तरीके से, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जो है मजबूत करते हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। बड़े आराम आराम से, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, लेकिन चीज़ों को जो है कि जो बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पे थी उनको मैंने बहुत ही छोटे रूप में यहाँ पर करने का प्रयास किया है, तो उन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि भारत की जो स्थिति है वो ग्लोब पर कहाँ है, यानी जो ग्लोब है, पृथ्वी है, उस पर भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो भारत की स्थिति को जनरली हम कहते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। भारत जो है हमारा ग्लोब पर कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। इसको यहाँ से थोड़ा सा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये ग्लोब है, आपको दिखा रहा होगा, और ये जो है बीच में से मैंने एक लाइन खींची है, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर वाला जो भाग है ये आपका उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और विषुवत रेखा के दक्षिण वाला, मतलब नीचे की तरफ वाला जो भाग है, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। भारत इस विषुवत रेखा के ऊपर पड़ता है। ठीक है, भारत लगभग यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बीच में से गुजरती है। अब यहाँ से समझिए कि जैसे स्थिति के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एनसीईआरटी 9th क्लास की जो चैप्टर है वो आपको ये बता रहा है कि भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा, कभी कभी भारत की अवस्थिति से जुड़ा हुआ एक अदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में आपको उत्तरी गोलार्ध दे दिया, और कभी कभी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही जो है ऑप्शन सही हैं, और वो दोनों कैसे सही हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि प्रीवियस क्लासेस में भी मैं ये चीज़ आपको, ये पॉइंट आपको समझा चुका हूँ। यहाँ क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है, भारत का आकार अवस्थिति, एनसीईआरटी में ये कहता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये भी देखा गया है कि ऑप्शन में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आता है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति किस तरीके से सही है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है, ये तो आप समझ गए होंगे भाई, विषुवत रेखा से ऊपर का भाग है उत्तरी गोलार्ध, और भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में ही है। ठीक है, तो ये तो यहाँ से क्लियर है। अब भारत की अवस्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे, देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये भारत को दो अलग अलग गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम देशांतर रेखा की करें, प्रधान देशांतर रेखा जो है वो क्या करती है, भारत को पूर्वी गोलार्ध, अब ये वाला जो भाग है देखिए इधर वाला, ठीक है, इधर वाला जो भाग है ये क्या है, ये आपका पूर्वी गोलार्ध है, और इधर वाला भाग जो है ये आपका पश्चिमी गोलार्ध है। अब इस हिसाब से अगर अक्षांश और देशांतर दोनों को कंसीडर करते हुए अगर भारत की अवस्थिति देखें, तो देखिए अक्षांश रेखा के हिसाब से भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और देशांतर रेखा के हिसाब से भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। तो कहीं ना कहीं ये जो वाला भाग है, ठीक है, ये वाला भाग जिसमें भारत स्थित है, ये अगर इसको हम एक चतुर्थांश या क्वाड्रेंट के रूप में देखें,
तो ये किस पार्ट में आएगा या इसकी लोकेशन क्या होगी, तो इसको बोलेंगे हम, देखिए, उत्तर और पूरब। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये जो भाग है भारत का स्थित है, तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की स्थिति ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये चीज आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके बाद में अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इस मैप में आप देख पाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी जो इसका दक्षिणतम बिंदु है, यहां पर देखेंगे मुख्य भूमि का, दक्षिणतम बिंदु में भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु वो केप कमोरिन है। ठीक है, आपका साउथ में बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड में केप कमोरिन है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का, यानी अगर द्वीपों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो फिर वो अंडमान निकोबार में जो आपका इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, जो 2004 में सुनामी में डूब गया था, वो पॉइंट जो है भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो केप कमोरिन आपको आंसर लगाना है। अगर आपको द्वीपों की स्थिति के हिसाब से आपको दक्षिणतम बिंदु लगाने का ऑप्शन अगर आता है, तो आप इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अक्षांशीय विस्तार के बारे में। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अब भारत के मैप में आप देखेंगे, अब मैं यहाँ पर देखो दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहे हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट नीचे अक्षांशीय विस्तार यहाँ से स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। अब यहाँ पर दक्षिण है, लेकिन दोनों में मैंने उत्तर उत्तर लिखा है। हालांकि ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों इनको नॉर्थ ही कहा जाता है, क्योंकि अभी मैंने जो चीज बताई थी आपको उसी से आप रिलेट करिए। भारत की अवस्थिति कहाँ है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, तो अक्षांशीय दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और देशांतरी दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में है। अभी मैंने आपको चीज बताई थी ना, अक्षांशीय दृष्टि से यानी अक्षांश रेखा के हिसाब से अगर इसकी स्थिति को कंसीडर करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए अक्षांशीय विस्तार को नॉर्थ से दिखाया जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देशांतरी विस्तार की दृष्टि से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो इस वजह से देशांतरी विस्तार को हम दिशाओं के आधार पर ईस्ट लिख करके इसको डिनोट करते हैं। जैसे देशांतरी विस्तार जो है इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को दिखाते हैं। नॉर्थ और ईस्ट का जो मतलब है वो आपको समझ में आ गया होगा। हम अक्षांशीय विस्तार में एन लिखते हैं, देशांतरी विस्तार में हम ई लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, अब बार बार मैं आपको इसको रिपीट करा रहा हूं कि अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। इसी वजह से नॉर्थ और ईस्ट इसमें लगाया जाता है। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो भारत को लगभग बराबर 2 भागों में बांटती है, बराबर 2 भागों में विभाजित करती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है, बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा क्या होती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न आता है, भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन से हैं, तो सबसे पूर्वी जो बिंदु है, जैसे हम देशांतरी विस्तार में देखें, देशांतरी विस्तार है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व पर जो पॉइंट है भारत का, अरुणाचल प्रदेश में स्थान है किबिथू। ठीक है, किबिथू ये भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। अगर सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट जो आपका पॉइंट है, यहां पर आप देखेंगे गौहर मोती सरकीक, गुजरात में ये पॉइंट है गौहर मोती, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे नॉर्थर्न पॉइंट की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट जो आपका अक्षांशीय विस्तार है, वहां पर आपका इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल ये जम्मू कश्मीर में है। और इसके बाद में नीचे आप मैं बता ही चुका हूं केप कमोरिन मुख्य बिंदु का जो है दक्षिणतम बिंदु है। अगर द्वीपों के हिसाब से इसको कंसीडर करें तो इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो ये 4 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। ठीक है, ये वाला जो विस्तार है, ये विस्तार कितना है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर इसकी डिस्टेंस को हम देखें तो लगभग 3214 किलोमीटर इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार है। ठीक है, आगे देखते हैं मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, ये अपना मुख्य भूभाग है। अगर इसको दिशाओं के हिसाब से देखें तो देखिए
ये वाला जो मैंने बीच में लाइन ड्रॉ करी है ये दक्षिण को दिखा रही है, इसको बीच में से एक लाइन से और बांटें तो ये वाला जो बीच का भाग है ये वाला, ये इसको क्या कहेंगे हम, दक्षिण पूर्व। दिशाओं का जब मानचित्र पढ़ रहे थे क्लास 6 में तब मैंने आपको दिशाओं का ज्ञान कराया था, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दिशाओं के बारे में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दक्षिण पूर्व, ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये दक्षिण पूर्व है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व में क्या है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, ये छोटे छोटे डॉट्स, ये क्या दिखा रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये जो हैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अवस्थिति दिखा रहे हैं। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम कहाँ है आपका, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ये बीच वाला हिस्सा है, इसमें देखिए यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है आपका, लक्षद्वीप समूह है, ये अरब सागर में है। तो 2 पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल की बात करें, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एनसीईआरटी में केवल 32.8 स्क्वायर किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इसको मैंने पूरा डिजिट जो है इसका वो लिख दिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगर पूरे विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से इसकी स्थिति देखें कि भारत जो है, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का यह 2.4% है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले के जो 6 देश हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो कंट्री है वर्ल्ड का, रसिया है। इसके बाद में कनाडा, तीसरे स्थान पर आता है आपका यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में, 7वां स्थान भारत का आता है। इस डायग्राम की सहायता से भी आप समझ सकते हैं, ये यहाँ पर जो है एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसमें दे रखा है। और जो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी देश की किसको दिखा रहे हैं, क्षेत्रफल को दिखा रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे भारत जो है वो 3.28, मतलब 3.28 ये जो है 10 लाख वर्ग किलोमीटर में, मतलब मिलियन में ये दे रखा है, जो डाटा दे रखा है। तो इसको अगर हम 10 गुणा करेंगे तो लगभग 32.8 समथिंग आएगा। तो वही क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, ये 7.69 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 8.51 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 9.60 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यूएसए देखेंगे तो 9.83, कनाडा देखेंगे 9.98 और रसिया 17.09, ठीक है। ये सभी 10 लाख वर्ग किलोमीटर में, मतलब ये जो डाटा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें आप 10 से गुणा करके इसको लाख वर्ग किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 3.28 भारत का है तो इसमें 10 से गुणा कीजिए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसको हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है डायग्राम, इसकी सहायता से आप इनकी स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि कौन सा देश क्षेत्रफल में कितना बड़ा है, और इनका क्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में या क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में देशों को अवस्थित कीजिए, देशों को लगाइए एक क्रम में। तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये क्रम है घटते हुए क्षेत्रफल में। इसके बाद में आगे देखते हैं, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा क्या है, ठीक है, स्थलीय सीमा किसको कहते हैं, मैं आपको फिर दोबारा से थोड़ा पीछे लेकर के चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि स्थलीय सीमा क्या होती है। देखिए, अब ये जो मैप आपको दिख रहा है इंडिया का, इस मैप में आप देखेंगे यहाँ गुजरात के आसपास से, ठीक है, गुजरात के आसपास से ये जो जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो भाग है, ये क्या है, ये ऐसा हिस्सा है भारत का जो समुद्र से लगा हुआ है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का ये वो भाग है जो समुद्र से लगा हुआ है, तो ये स्थलीय सीमा के अंतर्गत कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ से आप ऊपर से देखेंगे, यहाँ से ये वाला ऐसे करके ये पूरा यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग है जिसको अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भाग जो है ये सर ये समुद्र तट से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्थलीय भूभाग है। तो इसकी जो लंबाई है, ठीक है, स्थलीय भूभाग, ये वाला जो इसकी बात कर रहा हूँ, तो स्थलीय सीमा इसी को कहेंगे क्योंकि ये समुद्र से अलग है। स्थलीय सीमा को अगर हम इसको लंबाई इसकी नापें तो ये लगभग 15,200 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। इसमें एक प्रश्न और आता है, आपसे ये तो पूछ लिया कि स्थलीय सीमा जो है भारत की कितनी है, तो स्थलीय सीमा हमने देखी 15,200 किलोमीटर। अब आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समुद्री तटरेखा भारत की कितनी लंबी है, तो इसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। अब
समुद्री तटरेखा क्या है? जहां जहां समुद्र लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा, इन हिस्सों से समुद्र जो है टच में है। तो इस हिस्से की जो लंबाई है, अगर इसकी लंबाई नापें हम, तो ये लगभग 7516.6 किलोमीटर है। ब्रैकेट में आपको दो चीजें और दिख रही होंगी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, ठीक है। तो इस लंबाई में दो लंबाइयां और जोड़ी हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनकी भी स्थलीय सीमा, और आपकी इधर लक्षद्वीप समूह है, तो इनकी भी तटरेखा, ठीक है। तो इनकी तटरेखा यानी लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार और भारत के मुख्य भाग की जो तटरेखा, ये मिलाकर के कितनी है? 7516.6 किलोमीटर जो है समुद्री तटरेखा की लंबाई है। दक्षिणतम बिंदु मैं आपको बता चुका हूं, इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें जलमग्न हो गया था, ठीक है, डूब गया था। अब जो भारतीय भूखंड है, भारतीय भूभाग है, ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। आपको पता है इंडिया जो है एशिया कंटिनेंट के अंतर्गत आता है। तो भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के किस स्थिति में है? पूर्व में और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने का प्रयास किया है, ये जो हल्का सा डायग्राम आपको दिख रहा है वो ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना पाया, ठीक है, तो हो जाता है कभी कभी। तो एशिया है, देखिए एशिया के बिल्कुल आप देखेंगे तो दक्षिणी भाग का जो विस्तार है वो भारत है। प्रायद्वीपीय भारत जो है, या फिर हम कहें भारत जो है, एशिया का दक्षिणतम विस्तार है, मतलब दक्षिणी विस्तार है एशिया महाद्वीप का। अब भारत एशिया महाद्वीप के हिसाब से कहाँ स्थित है? देखिए ये पूर्व हो गया इधर और ये पश्चिम हो गया, तो पूर्व और पश्चिम के बिल्कुल बीचों बीच में, पूर्व और पश्चिम यानी एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बिल्कुल बीचों बीच में भारत की अवस्थिति है। भारतीय भूभाग जो है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। एशिया महाद्वीप का देखिए नीचे वाला भाग दक्षिणी तो हुआ, ये जो भाग है ये दक्षिण है एशिया महाद्वीप का, ये वाला जो भाग है ये उत्तर है। तो इधर नीचे की तरफ ये निकला हुआ है भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत का भूभाग है। प्रायद्वीपीय भारत में बार बार यूज कर रहा हूँ शब्द, आप सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, तो वहां पर प्रायद्वीपीय भारत के बारे में विस्तार से बताऊंगा। फिर भी आपको बता देता हूँ, प्रायद्वीप वह क्षेत्र होता है, यानी आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीप क्या होता है, तो प्रायद्वीप वह क्षेत्र होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है या समुद्र से घिरा हुआ होता है। तो भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है आप देखेंगे, इधर आपका समुद्र है, इधर समुद्र है, नीचे भी समुद्र है, तीनों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है, हिंद महासागर, अरब सागर और आपका बंगाल की खाड़ी। इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में आपका पूर्व दिशा में आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, दक्षिणी भाग आपका हिंद महासागर और पश्चिमी भाग जो है आपका अरब सागर। तीन तरफ से जो है ये जल से घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीप की परिभाषा होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीखा कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का कैसा है? दक्षिणी विस्तार है। एशिया महाद्वीप का दक्षिण की तरफ जो फैलाव है वो भारतीय भूभाग के रूप में जाना जाता है। हिंद महासागर जो है वो भारत को एक सेंट्रल कंडीशन प्रदान करता है, केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस महासागर का नाम, किसी यानी कोई एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम के आधार पर रखा गया है, तो वो हिंद महासागर है। हिंद महासागर में भारत की स्थिति जो है वो केंद्रीय रूप में है, और भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हमारे देश के नाम पर भारत का नाम जो है, जो महासागर का नाम है वो भारत के नाम पर रखा गया है, यानी हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इसको हिंद महासागर नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में आप देखेंगे ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर भी मैंने इसको इसलिए डाल दिया, ये एनसीईआरटी का मैप है, हालांकि मैंने अपनी तरफ से बनाने का प्रयास किया था। यहाँ से भी आप देख पाएंगे थोड़ा सा, अगर इनकी अवस्थिति देखेंगे, ये एशिया है जो आपको रेड कलर में, ये पर्पल कलर, पिंक पता नहीं कौन सा है तो ये कलर जो आपको दिख रहा है, तो इसमें जो येलो कलर वाला पार्ट है ये आपका इंडिया है, और इंडिया देखेंगे आप एशिया महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर दूसरी कंडीशन के हिसाब से देखें तो पूर्व और पश्चिम, एशिया महाद्वीप का जो पूर्व है, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, ईस्ट वेस्ट के बीच में बिल्कुल पड़ता है आपका इंडिया, और एक तरह से एशिया महाद्वीप का ये साउथर्न विस्तार है, ठीक है, एक्सपेंस है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो दो तरह के पड़ोसी हैं भारत के, एक तो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश और एक जलीय सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश। तो स्थलीय सीमा वाले जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनकी संख्या है 7, ठीक है, और इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैप आप देखिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अब यहाँ से आगे आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको दो काम बड़ी अच्छी तरीके से करने होंगे। एक तो आपको एक मैप लेना होगा,
ठीक है। मैप आप इंडिया का पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल मैप रखें अपने पास में, ऐसे ही वर्ल्ड का पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मैप रखें। और जो चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं या फिर आप स्वतः से भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, आप अपने आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन बिना मैप के अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप मतलब कह सकते हैं ना, स्टेबल नॉलेज जो होती है वो आप गेन नहीं कर पाएंगे। तो मैप को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। बाजार से एक एटलस वाली बुक खरीद लें और जो जो चीज़ें यानी जो पॉइंट आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, बहुत बड़ा इसमें भोकाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, उन चीज़ों को यानी उन पॉइंट्स को, उन स्थानों को, उन पहाड़ियों को, या जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको मैप में पॉइंट आउट करें। मतलब देखें केवल कि ये मैप में, मानचित्र में ये स्थान किस जगह पर है, इसकी अवस्थिति क्या है, इसके आसपास की चीज़ें क्या क्या हैं, बस उसको देखना है। अगर आप ऐसे ही देखते चलेंगे तब भी आपको मैप की एक पर्याप्त समझ हो चुकी होगी जब तक आप एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या है 7, जो कि स्थलीय पड़ोसी देश हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये इंडिया का मैप है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए पाकिस्तान, ये भी भारत की सीमा से लगा हुआ है। अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा आप देखेंगे उधर पीओ के साइड में, जो पाक ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर है जिस पर विवाद चलता रहता है अक्सर करके, तो वहाँ पर ये अफगानिस्तान की सीमा जुड़ी है। तो 2 हो गया। यहाँ से तीसरा आपका चाइना हो गया, चौथा आपका नेपाल हो गया, पांचवा आपका भूटान हो गया, छठवां आपका यहाँ बांग्लादेश हो गया, और 7वां देश जो है आपका म्यांमार हो गया। ये जो 7 देश हैं ये भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, मतलब इनके बीच में समुद्र नहीं आता है। ठीक है। तो ये 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं, इनके नाम आप यहाँ से याद रखेंगे: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब भारत के जलीय पड़ोसी देश कितने हैं? ठीक है, भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं 2, एक श्रीलंका, एक मालदीव। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जो है श्रीलंका, तो आप सभी जानते ही हैं, हमारे मैप के नीचे इंडिया के दक्षिणवर्ती भाग में ये छोटा सा पार्ट जो है ये श्रीलंका का है, और आपका जो दूसरा मालदीव है वो लगभग यहाँ पड़ता है, इसकी इस स्थिति में पड़ता है। ठीक है। तो ये दोनों देश हैं, मालदीव, ठीक है, और आपका श्रीलंका, ये दोनों ही भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, वो मतलब इसको क्या नाम दिया जाता है, या इस तरीके से भी ये प्रश्न आ जाता है कि भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है। तो पाक स्ट्रेट जिसको कहा जाता है, या फिर पाक जल डमरू मध्य इसको कहा जाता है, या फिर इसको पाक जल संधि के नाम से भी जानते हैं। तो पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी भी यहीं पर है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि को अगर देखें तो इस भाग में, ये मैप में आप देख रहे होंगे, ये ऊपर की तरफ, श्रीलंका के ऊपर की तरफ, तो ये जो है आपके पाक जल संधि है, और इधर नीचे की तरफ देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी है। तो ये क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक तरह से हम कह सकते हैं जो बाउंड्री है, सीमा जो है उसको निर्धारित करते हैं मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य, दोनों को आप याद रखेंगे। भारत और पड़ोसी देशों को हालांकि मैंने आपको समझा दिया है सारी चीज़ें, लेकिन ये मैप भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, इसमें आप देखें, चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट नहीं है तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो बुक में से देखें, बुक नहीं है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसमें से आप भारत के पड़ोसी देशों को समझने का प्रयास करें। ठीक है। हालांकि मैंने ऊपर बता दिया है आपको कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे। अब इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, अब हम इसमें से ये जानेंगे कि जो भी पड़ोसी देश हैं भारत के, वो भारत के किस किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, या कोई भी देश जो है भारत का पड़ोसी देश है वो भारत के किन किन राज्यों को टच करता है। ठीक है, ये भी प्रश्न अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको इसी मैप की सहायता से हम समझते हुए चलेंगे। अब भारत का जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है, ये जो प्रश्न है, ये जो पहला चैप्टर मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, या मैंने जिसके जो भी नोट्स बनाए, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके भी जितने पॉइंट हैं मैंने इसी में सारे इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है। तो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र जो है उसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं: दमन दीव, ठीक है, दादरा व नगर हवेली। हालांकि ये दोनों, ये एनसीईआरटी में अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन अभी आपको पता है वर्तमान में दमन और दीव और दादरा नगर हवेली ये मिला करके एक ही कर दिया गया है, मतलब दोनों को मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी इसको बना दिया गया है। तो इसको आप एक ही मान करके चलें, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। दूसरा है आपका माहे, माहे जो है पुदुचेरी का हिस्सा है, पौंडीचेरी जिसको हम कहते हैं, और लक्षद्वीप समूह। ये पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के वो हैं। ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र क्या है, पश्चिमी तट, तट ये है आपका, ठीक है, ये पश्चिमी तट हो गया। इस पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में आपके कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है, तो मैंने इसको भी यहीं पे इंक्लूड कर दिया है। तो आप देखेंगे माहे, ठीक है, और आपका दीव, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, यहाँ पर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं
जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पूर्वी तटवर्ती प्रदेश में कौन-कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे भी देखिए एक बहुत ही रोचक चीज़ है कि जैसे आप पुडुचेरी का नाम सुनते हैं, तो पुडुचेरी अलग-अलग रूप से, मतलब पुडुचेरी अलग-अलग भाग में फैला हुआ है। तो पश्चिमी तट पर भी कुछ स्थान हैं पुडुचेरी के, और पूर्वी तट पर भी कुछ स्थान हैं। पुडुचेरी एक ही जगह पर कह सकते हैं अवस्थिति पुडुचेरी की नहीं है। जैसे पूर्वी तट पर देखेंगे तो ये आपको यहाँ देखें कारिकाल, ठीक है। कारिकाल ये भी पुदुचेरी का हिस्सा है, और पुदुचेरी, ठीक है, खुद पुदुचेरी जो उसका जो कह सकते हैं मुख्य प्रशासनिक जो उसका कह सकते हैं प्रशासनिक रूप से मुख्य जो स्थिति है वो यहीं पे है, पूर्वी तट पर पुदुचेरी है। इसके अलावा पुदुचेरी का एक भाग कारिकाल, ये भी यहाँ पे पूर्वी तट पे है, और ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पर यनम, ठीक है, ये भी पुदुचेरी का हिस्सा है। और पश्चिमी तट पर मैंने आपको बताया ही था माहे, ये भी पुदुचेरी का हिस्सा है, ठीक है। तो पुदुचेरी एक स्थान पर अवस्थित न होकर के दोनों तटों पर, भारत के पूर्वी तटीय जो मैदान है और आपका पश्चिमी तटीय मैदान है या पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश है, वहाँ दोनों साइड में ये जो है इसकी अवस्थिति है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। पुदुचेरी जनरली हम एक ही जगह पर कंसीडर करते हैं, भारत के पूर्वी तटीय मैदान पर, ठीक है, या भारत के पूर्वी तटीय जो प्रदेश है वहाँ पर ही हम उसकी अवस्थिति को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुदुचेरी अलग अलग भागों में डिवाइडेड है। पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश में भी जो है माहे पुदुचेरी का हिस्सा है। पूर्वी तटवर्ती प्रदेश में देखें तो कारिकाल, ये भी पुदुचेरी का हिस्सा है, खुद पुदुचेरी। और ऊपर की तरफ जाते हैं तो यनम, ये भी पुदुचेरी का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में जो केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं, उनके नाम आपने जाने, दमन और दीव यानी दादरा नगर हवेली, ये एक ही हो गया है, माहे और लक्षद्वीप समूह, ठीक है। पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में कौन कौन से हैं यूनियन टेरिटरीज आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपका अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है। अब ये जो तीन स्थान है, कराईकल, पुदुचेरी शहर जो मेन शहर है पुदुचेरी का, और यनम, ठीक है, ये एक ही है, ये पुदुचेरी का ही हिस्सा है। तो अंडमान निकोबार और पुदुचेरी के तीन पार्ट, एक कराईकाल, एक पुदुचेरी शहर जो उसका जो सबसे मेन शहर है, और यनम, ये भी पुदुचेरी का भाग है। तो ये पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में स्थित क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का राजस्थान, सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। सबसे बड़ा अगर केंद्र शासित प्रदेश देखें तो वो लद्दाख है, और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तटरेखा मतलब जिसकी समुद्र से जुड़ी हुई जो तटरेखा है वो सबसे बड़ी है, किस राज्य की है, तो वो गुजरात की है। कर्क रेखा के बारे में हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है भारत की कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है। ये 8 राज्यों से निकलती है, भारत में 8 राज्यों को कह सकते हैं 8 राज्यों को स्पर्श करते हुए निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब इसके बाद में भारत से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, ठीक है, वो मतलब भारत के जो राज्य हैं कौन कौन से पड़ोसी देश से सीमा साझा करते हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारत के स्टेट्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान से टच होते हैं। तो मैप में भी आप देख पाएंगे, देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ पर टच हो रहा है, पंजाब टच हो रहा है, राजस्थान टच हो रहा है और गुजरात। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। मैप में भी अगर आप मैप देखेंगे ना तो आपको जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो आप डाटा आप देंगे अपने दिमाग को, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ज़्यादा समय तक टिका रहेगा। अगर आप फैक्ट याद करेंगे आप नहीं याद कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में आती हैं या जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैप ला के रखिए अपना, कहीं दीवार वीवार पर चिपका लीजिए जहाँ पर आप पढ़ते हैं बैठ करके, या इसके अलावा अपने पास में एक एटलस की बुक जो होती है वो भी आप रखें, जिसमें सभी प्रकार के मानचित्रों का समावेश होता है। अगर वो रखेंगे आप, उसमें देखते चलेंगे, तो एक स्थायी नॉलेज आपको मिलती रहेगी यहाँ से, ठीक है। ज़्यादा समय तक चीज़ें दिमाग में टिकी रहेंगी। तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों को हमने देखा, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब। मैप में भी मैंने आपको दिखाया। चीन से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। चीन से सीमा बनाता है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, ठीक है। ये जो 5 राज्य हैं ये चीन से सीमा साझा करते हैं। यहाँ मैप में भी अगर आप देखेंगे, अब मैं लास्ट बार आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद में आपको हर बार अपने आप ही देखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए या मैप रखिए, और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप नज़र डालते चलिए मैप में कि कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ पर हैं। तो चीन की बात हम बात कर रहे थे, तो चीन देखिए, चीन ये पूरा यहाँ से, ये जो भाग है देखिए यहाँ से लेकर के, और ये पूरा जो है यहाँ तक,
ठीक है, ये पूरा जो हिस्सा है ये चीन का हिस्सा है। ठीक है, अब चीन को देखेंगे तो चीन आपका जम्मू कश्मीर से स्पर्श हो रहा है, देखिए। ठीक है, हिमाचल से भी स्पर्श हो रहा है, उत्तराखंड से भी स्पर्श हो रहा है। इसके अलावा आपका सिक्किम, देखिए देखिए यहाँ जो उठा हुआ हिस्सा है थोड़ा सा, या सिक्किम से, और इसके अलावा ये अरुणाचल से। ये 5 राज्य हैं आपके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 5 स्टेट्स से जो चाइना है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इनको आप अपने जो मैप होगा आपके पास में वहाँ पर इसको खोजने का, पॉइंट आउट करने का प्रयास करें। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऐसे ही बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? असम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा बांग्लादेश जो है वो 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश है। देखिए यहाँ पर मैप में भी आपको मैं दिखाता हूँ, बांग्लादेश जो है, यहाँ पर आप देखेंगे ये बीच वाला जो भाग है, देखिए ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग है ये बांग्लादेश है। तीनों साइड से ये इंडिया से घिरा हुआ है। इधर से आपका पश्चिम बंगाल, बिहार ये सटे हुए हैं इससे। इधर से आप देखेंगे तो ये असम वगैरह है, ठीक है, त्रिपुरा वगैरह है, ये इससे लगा हुआ है। ऊपर की तरफ जो है असम वाला और त्रिपुरा वाला ये जो पार्ट है, मतलब तीनों साइड से जो है, ये ऊपर सिक्किम भी है। तो सिक्किम ऊपर से नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो सिक्किम हो गया आपका, पूर्व की तरफ देखेंगे तो असम हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम की तरफ देखेंगे तो बिहार, पश्चिम बंगाल। ये तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश किससे घिरा है? भारतीय राज्यों से घिरा है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ देश कौन सा है? बांग्लादेश है। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये जो 5 राज्य हैं ये नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। भूटान से सीमा कौन बनाता है? सिक्किम आपका, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। मानचित्र पर इसको जरूर देखते चलें कि कहाँ कहाँ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, कौन कौन से स्थान कहाँ पर हैं। अफगानिस्तान से केवल एक ही भाग है भारत का, जम्मू कश्मीर, वहीं थोड़ी सी बाउंड्री शेयर होती है इसकी पीयूके वाले भाग में अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी और आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। इसके बाद में जो 9th क्लास का, मैं बार बार कहूँगा आपसे, 9th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। 9th क्लास का पहला चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड चैप्टर के मैंने नोट्स बना के तैयार रखे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, मैं उसको क्या कर रहा था कि एनसीईआरटी में जैसे आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं, उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहिए हमको। चैप्टर थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं इंटरेस्टिंग था, चैप्टर थोड़ा सा कह सकते हैं बड़ा भी था, क्योंकि भारत की पूरी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके पूरे भौगोलिक विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा मुझे क्योंकि मैं उसको ये सोच रहा था कि इसमें मैप कैसे इंक्लूड किए जाएं, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज जब होती हैं आपके पास डिजिटल बोर्ड होता है या आपके पास में और भी जो साधन होते हैं, टेक्नोलॉजी आपके पास होती है, तो आप आसानी से कहीं से भी पिक ले करके, इमेज ले करके उसको आप जो है उसमें दिखा सकते हैं। लेकिन मोबाइल में क्या होता है कि आप पिक तो अरेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उंगली से ही सारा ये जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर आपको जो दिखता है ये उंगली से ही करना पड़ता है पूरा। तो क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में और इतने परफेक्शन के साथ में वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो उस वजह से मैंने हर जो चीज़ है, मतलब आप सेकंड चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो सेकंड चैप्टर में जो हर चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा तो उसमें मैंने अलग से मैप डाला है जो मैंने अपने हाथ से बनाया है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा उसमें टाइम लगा, क्योंकि चीज़ों को अच्छी तरीके से जब तक कह सकते हैं परफेक्ट वे में चीज़ों को नहीं पहुँचाया जाए आप तक, तब तक वीडियो बनाने का भी कोई उद्देश्य नहीं होता। तो उन चीज़ों को और भी बेटर बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, लेकिन अब ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। अब तक हमने काफ़ी काम कर लिया है ज्योग्राफी में, 6, 7, 8 3 क्लास हमने खत्म करी हैं, करीबन 17-18 क्लासेस हो चुकी हैं अपनी, और 9th क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। 9th क्लास को बिल्कुल आपको सीरियसली पढ़ना है, बिल्कुल कह सकते हैं आपको इसको कंठस्थ कर लेना है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी बुक से आपको देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा, फीडबैक रहेगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, कहाँ कहाँ इसमें गलती थी, या इसको कैसे और अच्छी तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, आपके सुझाव क्या हो सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, वो ज़रूर दिया करें। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें करें मत करें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं व्यूज़ भी नहीं देखता। ठीक है, मुझे मतलब है मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो आपको बढ़िया तरीके से दे सकूँ। और इसके अलावा आपका जो फीडबैक है वो ज़रूर अगर मेरे पास आता रहे, अगर आप एक कमेंट भी करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है एक अच्छा रोल प्ले करता है काम करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। अगर आप नेगेटिव करते हैं तो सुधारने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, पॉजिटिव अगर आपका कोई भी फीडबैक आता है, रिस्पॉन्स आता है, तो उससे क्या होता है कि उससे हमको एक तरह हम कह सकते हैं काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, जिससे कि हम और बढ़िया तरीके से काम करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहेंगी, फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।